नमस्कार दोस्तों। मेरा मुल्क ही मेरी जान है, इसके लिए फिदा हो जाना मेरी शान है, यही तो मेरी पहचान है। तो कमोबेश यही एक सत्य है किसी भी राष्ट्र को प्यार करने वाले, देश को प्यार करने वाले, गणतंत्र को प्यार करने वाले व्यक्ति की। आप जब भी कभी अपने देश को प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से इसी तरह की बात करते हैं। और ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज देश का सवाल, आज देश की 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर किसने कब्जा कर लिया है? चीन ने। और इसके बाद में चीन ने पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है। और आपको याद होगा जब पहला पुल वो बना रहे थे और पेंगोंग झील पर उन्होंने कब्जा किया था, तब विवाद हुआ था। आपको याद होगा कि जून 2020 में गालवान घाटी पर किस तरीके से चीन ने आगे बढ़कर के कब्जा कर लिया था। और भारत के जो लोग जब उस पर बात करने गए थे, भारत के सैनिक बात करने गए, अधिकारी बात करने गए, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। यह आपके सामने की स्थिति। भारत की आजादी के बाद में एक 1962 के यदि युद्ध को छोड़ दें तो शेष हर मौके पे हमने चीन को मारा है। और याद होगा 1962 का भी हमने बदला लिया था, तो इंदिरा जी के समय में। लेकिन आप ये देखिए आज ये स्थिति हो रही है कि जब शांति का माहौल चल रहा हो इस बात को लेके कि हम सीमाओं पर शांत हैं, तब हमारे 20 लोग मार दिए जाते हैं। इसके पहले आपको याद होगा 2017 में जो अरुणाचल प्रदेश के पास में जो चीन है वो डोकलाम में रोड बना रहा था, और जो रोड बना रहा था उसका हम विरोध कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। और उसके बाद में हमने कहा नहीं, वो अब नहीं करेगा और सब कुछ होगा। उसने रोड भी बना ली, रोड बना के उसने नेटवर्क बना लिया। वहां पर अभी सेना के ही जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका बयान आया उस दिन जब वो अरुणाचल प्रदेश के विजिट पे थे। उन्होंने कहा कि यहां पर चीन ने जो है तमाम गांव बना लिए हैं, तमाम उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और बहुत सारी चीजें बना ली। इसके बाद में आज खबर आती है कि पेंगोंग झील पर उसने दूसरा पुल बना लिया है। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति हो गई। चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग झील के आसपास अपने पूरा उसने कब्जा कर लिया है और इस क्षेत्र में एक दूसरे पुल का निर्माण शुरू कर दिया। पहला पुल कंप्लीट कर लिया है। ये चीनी सेना के लिए बहुत आसान हो जाएगा और उनके सैनिकों की जल्दी से पहुंच में ये मददगार होगा। इसके अलावा और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि किसी ने बताई हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स से ये सारी बातें सामने आई। नहीं तो हमारी सरकार तो क्या कहती है, न कोई घुसा है, न कोई बैठा है, न कोई आया था, न कोई गया। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा झूठ राष्ट्र के नाम संदेश में बोला जाता है, सर्वदलीय मीटिंग में बोला जाता है। तो इस तरह के झूठ बोले जाने की परंपरा चल पड़ी है। संसद से लेकर सभी जगह झूठ बोला जाता है। आपको याद होगा कि 1962 के युद्ध को लेकर के भी कितने झूठ परोसे जाते हैं। आपने याद होगा कि 1962 के युद्ध को लेकर के किस तरीके से बदनाम किया जाता है तत्कालीन सरकार पर। और संसद में कहा जाता है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर की हमारी भूमि पर जो है कब्जा किए हुए चीन, जबकि यह बिल्कुल असत्य है, 100% असत्य है। चीन ने भारत की जमीन पे तब कोई भी कब्जा नहीं किया था, बल्कि जो पूरा क्षेत्र था तिब्बत का, तिब्बत एक स्वतंत्र जो है ऑटोनॉमस टाइप का स्टेट था जिसे चीन और भारत दोनों संप्रभुता देते थे, लेकिन वो चीन के ज्यादा करीब था और उस तिब्बत पर चीन ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो यह स्थिति वैसे ही है जैसे हमने कश्मीर पर कर लिया। कश्मीर को हमने पहले दिया था कि हम आपको स्वतंत्र उसका दायित्व देंगे, और लेकिन फिर बाद में हमारे उनके धीरे 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 हमने उन पर अपना कब्जा ले लिया। तो ये कमोबेश वही स्थिति है। लेकिन हम झूठ बोलने और बदनाम करने की जो राजनीति करते हैं उसका बड़ा बुरा असर होता है। और ये एक चीज आपको बताएं कि किस तरह की स्थितियां हैं। इन सब चीजों को देखें तो इन तस्वीरों से जो सामने आ रहा है कि 2 साल से अधिक समय में पूर्वी लद्दाख में कई तनाव वाले इलाकों पर जो है भारतीय सेना और चीनी सेनाओं में गतिरोध जारी रहा है।
फिर भी चीन ने अपना पुल बना लिया। 2020 में गालवान घाटी में जिस तरह चीनी सैनिकों ने हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मार डाला था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 से देवसांग प्लेन्स में भारत की एलएसी की जो धारणा है उसके 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया। ये स्थिति है चीन और ये सारी चीजें सैटेलाइट पिक्चर में मौजूद है। चीन अप्रैल में से मई तक एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती की और उसने उपस्थिति को मजबूत करता आया है। जून 2020 में 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में जो झड़प हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए, वो सब किसी से छिपा नहीं है। और वरिष्ठ सैनिकों के हवाले से कहा गया कि देवसांग प्लेन से चुशुल तक चीन ने अपरिभाषित एलएसी के पास व्यवस्थित तरीके से सेना बढ़ा ली है। इसके अलावा 20 वर्ग किलोमीटर, हार्ट स्प्रिंग से 12 वर्ग किलोमीटर, पेंगोंग से 65 वर्ग किलोमीटर और चुशुल से 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीनी कब्जे में है। तो आप ये समझिए, ये तो आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उनसे सब पता चलता है। अब पेंगोंग झील में कितना हमारा फिर समझौता हुआ, वार्ताएं हुई, बहुत दौर की वार्ताएं हुई और ये वार्ताएं सदैव होती रहती हैं, एक ये प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तो अब जब वार्ता हुई, वार्ता के बाद में चीन ने कहा ठीक है आप इतना पीछे हटिए, हम भी हटते हैं, और इन सब के बाद में हम तो पीछे हट गए, चीन भी एक झटके में पीछे हटा और फिर उससे डबल आगे आ गया। तो ये आप समझिए पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर 2020 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, उनसे पेंगोंग झील भी एक है। एक झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति रही। और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत और चीन इन दोनों तटों को फॉरवर्ड लोकेशन से सेनाएं हटाने को तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत के बाद में यह सहमति बनी है। लेकिन आप देखिए क्या वो हटा। अब आप पेंगोंग झील का महत्व समझ लीजिए। 3488 वर्ग किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है 3488 किलोमीटर की, जो हमारी और चीन की सीमा है उसकी बात हो रही है। और लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी से कहते हैं। अधिकतर जगह जमीन से गुजरती है, मगर पेंगोंग झील अनूठी है। यहां पर भारत और चीन की सीमाएं पानी में है और एलएसी इस झील में जहां से कहां से गुजरती है इसे लेकर भारत और चीन अलग अलग दावे सदैव पेश करते रहते हैं। पूर्वी लद्दाख से आने वाले करीब 826 किलोमीटर लंबी एलएसी के लगभग बीच में पेंगोंग झील पड़ती है। यह एक लंबी, गहरी और लैंडस्लाइड जमीन से घिरी हुई झील है जो 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 3500 किलोमीटर लंबी यह झील 135 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर में बनी हुई है। आप समझिए 604 वर्ग किलोमीटर में, कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर तक है। रणनीतिक रूप से यह झील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहे तो उसके लिए चुशुल के रास्ते घुसने का विकल्प है और उसी के रास्ते में झील पड़ती है। पेंगोंग झील में फिंगर एरिया क्या है, इसको लेकर के जब बात होती है तो झील के उत्तरी किनारे पर वीरान पहाड़ियां हैं। इनमें से स्कंद पर्वत जो निकले हैं उन्हें फिंगर्स कहते हैं। और भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 8 तक है, जबकि उसका कंट्रोल जो है फिंगर 4 तक ही है। चीन के बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा है कि एलएसी फिंगर 2 से गुजरती है। तो अब आप समझ लीजिए, और चीन ने एलएसी की जो फिंगर 2 तक है कब्जा कर रखा है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया था। इस पर भारत ने बड़ी कड़ी आपत्ति की और पेट्रोलिंग हुई, सारी चीजें हुई, फिर वो फिंगर 5 पर पहुंच गया, लेकिन फिर उसके बाद में वो उसी तरीके से आ गया। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके अलावा चीन ने अप्रैल मई से ही फिंगर में 4 तक अपनी सेना को तैनात कर रखा था। भारत की एक परमानेंट पोस्ट फिंगर 3 के पास है। चीन के जवाब में भारत ने भी चोटियों पर भारी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं, ऐसा नहीं है, और आमने सामने हो रहे हैं।
लेकिन स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो बताया था उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि चीनी सैनिक झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व तरफ लौट जाएंगे, यानी अप्रैल मई 2020 से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह अपने आप में बड़ी बात है कि ये वायदे हुए, समझौते हुए, बात हुई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं उसको किया। इसके बाद में चीन ने लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाई हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ाई। अभी हाल में एक और चीज आई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लीक करी कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि चीन ने सोलोमन द्वीप जो है वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, उसे खरीद लिया है। और उस पर ये स्थिति है कि उसको लेने के बाद में उसने समझौता ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय हो गया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े चार्ल्स एडल ने न्यूयॉर्क टाइम्स से को बताया कि यह अमेरिका के लिए गहरी समस्या है और भारत के लिए भी गहरी समस्या है। तो आज समझिए, क्योंकि इसी द्वीप के बेस के पास से सारे जो है जहाज गुजरते हैं, सारी चीजें होती है, तो इस तरह से वो रास्ता रोक सकता है भारत का और यूरोपीय देशों से और दूसरी जगह से। तो ये एक चीज समझिए, ये पानी का रास्ता जो है और दूसरी चीजें हैं। इसके अलावा सरकार की सुरक्षा के लिए कॉल करने की क्षमता ये दे देगा उसे। इसके बाद में आप एक चीज, शिपिंग और ट्रैफिक को रोकने के अलावा वो तमाम सारी और समस्याएं कर सकता है। चीन ने वहां पर पुलिस, सैन्य कर्मियों और कानून प्रवर्तन और सबकी व्यवस्था बनाए रखने और जीवन संपत्ति की रक्षा की सहायता के नाम पर यह जो है लिया है। अब आप एक चीज समझिए, जो 3,500 किलोमीटर की लंबी भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, उस सीमा की स्थितियों को देखें। इसमें चीन ने 3409 किलोमीटर की सीमा पर सड़क परियोजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। मतलब हमारे और उनके बीच में 3500 किलोमीटर की सीमा है और उसमें 3409 पर चीन ने अपनी सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई बना दी है। आप देखिए, डोकलाम तक पहुंचने में के लिए उसने तमाम सारी चीजें बना ली है। अब डोकलाम पे पहले उसने एक रोड बनाई थी, अब दूसरी चीजें करी है। हमारा भी हालांकि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो अपने यहां तक ही सीमित रह जा रहा है और अपने भी उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है जहां चीन जबरदस्ती घुसा बैठा है। इसके बाद सरहद की स्थिति देख लिए। भूटान में 166 बिल्डिंग और रोड जो है चीन बना रहा है। ये डोकलाम से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पर 2017 में विवाद हुआ था। तो इस तरह से एक प्रकार से उसने पूरी सघन निर्माण कर डाले हैं। चीन अब भूटान के रास्ते भारत को घेर रहा है। कुछ नई सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे पता चलता है कि चीन डोकलाम एरिया में 30 किलोमीटर दूर भूटान में कई गांव बसा रहा है। ये इंटरकनेक्टेड होंगे और डोकलाम की वही जगह है जहां हम 2017 में उससे भिड़े थे। तो आप समझिए कि लगातार ये स्थितियां हो रही हैं और सैटेलाइट इमेज ही इसका सही बता रही। अभी जो आया है जियोनेट रिसर्चर डोमियन साइमन ने पिछले साल नवंबर में पहली बार सैटेलाइट इमेज हासिल की और इसके मुताबिक ये तस्वीरें जो सबसे बड़ा सबूत है कि भूटान के उस हिस्से में कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है जहां दोनों देशों के बीच भारी विवाद है। यहाँ स्ट्रक्चर बन चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ भारी मशीनें और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स और सड़कें तैयार हो चुकी हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि चीन ने उधर सब घेर लिया है और भूटान जैसा छोटा और कमजोर देश चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है। दोनों देशों में 40 साल से सीमा विवाद पर बातचीत चल रही है। भूटान की तरफ से कभी यह नहीं कहा गया कि उसने चीन को अपनी एक भी इंच दी है या नहीं दी है, लेकिन चीन जो है वहां पर अपना कर रहा है। दूसरी तरफ चीन ने CPEC के नाम से जो उसका प्रोजेक्ट है, इसमें अब अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। तो आप समझिए, चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो उसका है, उसके तहत उसने पूरी भारत की सीमा जो लद्दाख से लेकर पूरी चलती है और वो अफगानिस्तान तक, इवन जाके जो अरब कंट्रीज हैं वहां तक जाकर के वो टच करेगी। तो उसने अपना वो सड़क प्रोजेक्ट जो कर रही है वो पाकिस्तान में भी उसका कंप्लीट होने को है और सारी चीजें। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का उसने
वो कर दिया है और इस पर उसका काम शुरू हो गया है। खनन सेक्टर और दूसरे पर भी उसने कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान भी आर्थिक रूप से परेशान है, अफगानिस्तान भी परेशान है, तो सबको पैसा चाहिए। इधर भूटान में संकट हो रहा है, दूसरी तो ऐसी स्थिति में चीन ने नेपाल, भूटान और इस सबको इधर घेर लिया है। उधर नीचे आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका में जितने विवाद चल रहे हैं, सारी चीजें उस स्थिति में सब खतरे हैं। तो पूरी तरीके से कैसे उसने एक पूरी रणनीति के तहत भारत को घेरा है और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर उसने किस तरीके से हमारे पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उन सब को उसने इसमें कब्जे में ले लिया है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत और चीन के बीच में आक्साई चीन को लेकर 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने भारत को शिकस्त दी थी। तब समझौते के तहत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दोनों पक्षों ने सहमत रखी थी कि जिनमें से एक थी कि जितनी चीन ने जमीन जो है चीन ने के पास जंग के बाद में हासिल है और जहां पर वो खड़ा है वही खड़ा रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो यह रेखा ही अक्साई चीन लद्दाख से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन रेखा तक जाती है। तो अब आप समझ लीजिए ये सारी चीजें जब मौजूद हैं, फिर सन 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो नाथुला में चीन को भारी शिकस्त दी गई और वहां पर चीन को भारत ने हरा दिया और 1962 का बदला ले लिया। हालांकि उसके बाद में आप देखिए 2 साल बाद भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें जो था स्थिति थी, पाकिस्तान को शिकस्त दी भारत ने। फिर उसके बाद में नाजुक हालात के बावजूद 1950 से 1970 के बीच में भारत के संबंध ताइवान से लेकर के सबसे मजबूत हुए। चीन की इनमें सारी चीजें थी और चीन इसीलिए बहुत परेशान है कि भारत ने उसको तब घेरा था। अब उसने भारत को घेरना शुरू कर दिया है और लगातार कर रहा है, लगातार निर्माण हो रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लोग जो है आराम फरमा रहे हैं। चीन सैन्य गतिरोध पर विराम लगाने को तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में आप समझिए क्या स्थिति है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के अलावा एक मेगा प्रोजेक्ट जो है चला रहा है कि वो किस तरीके से भूटान से लेकर के, और भूटान ही क्यों, आप समझिए वो बर्मा से लेकर के और सिंजियांग तक, ग्वादर बंदरगाह तक रेलवे लाइन और दूसरी चीजें, तेल और गैस की पाइपलाइन, सारी चीजें बनाने पर लगा हुआ है। और इसको लेके गिलगित बल्टिस्तान, बलूचिस्तान से होकर के सारा इसने आगे बढ़ाने कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए कितना कठिन हो गया है। आप समझिए चीन चाहता क्या, क्योंकि चीन की सदैव विस्तारवादी नीति रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और मुकाबले की बात किया है कि ये भारत के लिए लेकिन चुनौती है और भारत के लिए पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में चीन अपने आप को बनाने में लगा है और उसने अमेरिका, रूस सभी को चुनौती दे रखी है। और आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन और ज्यादा मजबूत हो गया है। अब चीन का ही सहारा मांगता है। रूस अपने खिलाफ जो हो रहे हैं पूरे उसमें है और चीन के ही बूते वो खड़ा होता है। चीन उसे हथियार भी देता है, हालांकि हम जो है रूस से हथियार लेते हैं और चीन उसे हथियार देता है। तो ये स्थिति है। और इकोनॉमिक, डिफेंस और डेवलपमेंट से लेकर के सारी चीजों में जिस तरीके की स्थितियां हैं उनको देखा जा सकता है। और चीन की विस्तारवादी नीतियों को आप देखिए, हांगकांग, ताइवान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये इसके एक बिल्कुल उदाहरण है। कहीं पर वो किसी तरीके से, कहीं पर आर्थिक तरीके से, कहीं कैसे। आप देखिए श्रीलंका में उसने जिस तरह से कब्जा किया है, तो सारी चीजें आपके सामने हैं। और ऐसी स्थिति में चीन का मम्यार तक पहुंच जाना और से लेकर के मम्यार से लेकर के अफगानिस्तान तक पहुंच जाना किस तरीके से भारत के लिए चिंताजनक है और किस तरीके से उसके लगातार जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, निर्माण चल रहे हैं, वो भारत को कैसे समस्या दे सकते हैं, इन पर चिंतन करने की जरूरत है। और चीन इतना चालबाज है कि वो आंखों में धूल झोंक कर अपने सारे काम करता है। उसने जो नई सड़क भी डोकलाम में बनाई वो धूल झोंक के बनाई। वो क्या करता है कि पहले उसे यदि 4 तक कब्जा करना है तो वो 8 तक घुसाता है और फिर जब समझौता करता है फिर कहता है नहीं अच्छा ठीक है, हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और फिर वो उतना न जाके उससे कम ही जाता है। और इस स्थिति में वो अपना जो करना चाहता है उसको कर लेता है।
तो ये स्थिति है और ये चीन की नीति रही है। आप एक चीज समझिए, चीन ने जिस तरीके से सीमा विवाद को सुलझाने के नाम पर दूसरी चीजें 3 स्टेप रोड मैप के जरिए सारी चीजें की हैं, दखलंदाजी शुरू करी है, ये सबके लिए चिंताजनक है। और ये आप समझ लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर के लेकर हमारी विदेश नीति का जो स्थितियां थी वो एक अलग आंदोलन रखती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में हमने महात्मा गांधी के विचारों, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद की बहुत सारी चीजें हमारे सामने थी और हमने इन सब से लड़ करके किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आज जो स्थापित की हुई स्थितियां थी उनको देख करके आज डर लगने लगा है, क्योंकि विश्व के व्यापार में भी हम परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा दूसरी और संकट हमारे पास खड़े हैं। हमारे यहाँ अपने टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों को लेके इतना संकट खड़ा है कि हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे। तो इन सब संकटों के बीच में जब चीन इस तरीके के निर्माण कर ले रहा है, इस तरीके से हमें घेर ले रहा है, अपनी रोड और दूसरे कंस्ट्रक्शंस ले रहा है, सामरिक दृष्टिकोण से तमाम चीजें ले रहा है, और हम क्या सो रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन के लिए एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? वो क्यों डरते हैं? किस बात से डरते हैं? ये एक चिंता का विषय है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री चीन से क्यों डरते हैं, क्यों नहीं नाम लेते हैं। तो आज भी वही सवाल कायम है कि नरेंद्र मोदी को आखिर चीन से डर क्या है, क्यों नहीं वो देश के लिए बोल पाते हैं। वो तो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश सुरक्षित हाथों में। आज देश भी बिक रहा है और देश सुरक्षित हाथों में भी नहीं रह गया है। देश को चारों तरफ से ये स्थिति है, 1000 किलोमीटर की जमीन जो है कब्जा कर ली है चीन ने। अब इन सब स्थितियों में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, देश का कैसे चीजें होंगी। और अब तो सेना से ही बाहर आने लगा है, सैटेलाइट पिक्चर से सब कुछ सामने आ रहा है, इसके बावजूद भी हम नहीं उस पर कर रहे हैं, हमारे देश की जनता नहीं रिएक्ट कर रही। तो बड़ा चिंताजनक है कि चीन हमारे अंदर घुसता आए, हमें कब्जा करता रहे, मनमानी करे अपने प्रोडक्ट्स का। आज समझिए 70% मार्केट पर भी उसने कब्जा कर लिया है। तो हमारी मार्केट पे भी उसका कब्जा है, हमारे सीमाओं पर भी उसका कब्जा है। सब जगह जब ये स्थिति है तो सरकार क्या कर रही है? सो रही है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हम 22 घंटे या कितना पता नहीं 20 घंटे कितना काम करते हैं, 18 घंटे करते हैं, जो भी करते हैं। तो आप बताइए ये 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे जो आप ये काम करते हैं उसका नतीजा है कि देश पे कब्जा हुआ जा रहा है, देश बर्बादी में जा रहा है, देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज हो गया है, ऐतिहासिक रूप से कर्ज हो गया है, देश का सबसे घाटे का बजट है, देश के ऊपर दूसरे और संकट हैं, बेरोजगारी देश के इतिहास में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। इसके बाद में आप देखिए जिस तरह भुखमरी की स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें, उद्योग धंधे बर्बाद है। तो आप बना क्या रहे? आप बनाने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, अच्छे दिन लाने के लिए बने थे, कि बर्बाद करने के लिए बने थे? फैसला आपको करना है। ये एक संकट का विषय है, तो इस पर चिंतन कीजिए, समझिए, सरकार भी समझे, आप भी समझे। इसलिए सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच आपके पास न पहुंचे इसके लिए सरकार हर कर्म करने को तैयार है। वो पैसा भी देती है विज्ञापन के रूप में, वो और भी दूसरी चीजें करती है, लेकिन हम आपके सामने सच लेके आएंगे, हर कीमत पर आएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको सच जानना है तो आप हमारे चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, बताइए कि ये स्थितियां हैं। और यदि उन स्थितियों को आप बताते हैं, सारी चीजें करते हैं, शेयर करते हैं, तभी सच आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सच का प्रसारण बहुत जरूरी है और वही सरकार रोक रही है। तो इसलिए आप सच को जानिए। आपका देश दूसरों के हाथों में जा रहा है, सुरक्षित हाथों में नहीं जा रहा है, देश बर्बादी में जा रहा है। और प्रधानमंत्री मीटिंग इसके लिए नहीं करते कि देश को बनाने के लिए करें, वो मीटिंग करते हैं कि कैसे अब अगला चुनाव जीता जाए। एक चुनाव के बाद में वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। यह देश की पीड़ा है, इस पीड़ा को आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस सच को आगे से आगे प्रसारित कीजिए, आप शेयर कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही आपकी सच्ची आवाज है और सदैव आवाज रहेगा। हम न किसी से डरते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं और न किसी से झुकते हैं।
सच बोलने की कसम खाई है, सच के साथ खड़े होंगे। यदि हमसे कोई गलती हो, तथ्यात्मक गलती हो, तो हमें जरूर इनबॉक्स करें, बताएं।